नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल तक हमने पढ़ लिया था कूलॉम का नियम। जैसे कूलॉम का नियम क्या पढ़ा हमने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती, और उन आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कूलॉम का नियम हमने कल तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा पैरावैद्युतांक। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैरावैद्युतांक। अब पैरावैद्युतांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ER से, यानी इसको किससे दर्शाते हैं, ER से। तो दोस्तों, पैरावैद्युतांक होता क्या है? तो पैरावैद्युतांक जैसे कोई माध्यम है, उस माध्यम में जो आवेशों के मध्य बल है, वो बल जितने गुणा निर्वात में आवेशों के मध्य बल का होता है ना, वही क्या होता है, पैरावैद्युतांक। तो इसकी जो परिभाषा क्या होगी दोस्तों, इसकी परिभाषा होगी कि किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल, किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल निर्वात में आवेशों के मध्य बल के जितने गुणा कम प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरावैद्युतांक। तो एक तो नाम हो गया इसका पैरावैद्युतांक, एक इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, तो पैरावैद्युतांक क्या होता है, किसी माध्यम में आवेशों के मध्य जो बल होता है, वो बल निर्वात में आवेशों के मध्य बल के जितने गुणा कम प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको दोस्तों हम लिखते हैं ER से, यानी कि εr। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल निर्वात में आवेशों के मध्य बल के जितने गुणा कम प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब एक परिभाषा तो ये हो गई इसकी। दूसरी परिभाषा है इसकी कि किसी जैसे निर्वात या वायु में जो आवेशों के मध्य बल होता है दोस्तों, तो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में आवेशों के मध्य बल। ठीक है दोस्तों, तो एक परिभाषा तो हो गई थी, किसी माध्यम में जो आवेश होते हैं उनके मध्य का बल जितने गुणा निर्वात में उपस्थित आवेशों के मध्य बल के होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक। दूसरी परिभाषा होगी इसकी कि निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल अनुपात माध्यम में आवेशों के मध्य बल होता है, वो क्या होता है दोस्तों, पैरावैद्युतांक। अब जो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल है, वो हमने कल की क्लास में निकाला कौन से नियम से, कूलॉम के नियम से। और दोस्तों, वो कूलॉम का नियम क्या था, जैसे कूलॉम के नियम से हमने कौन सा बल निकाला, उस बल का नाम था दोस्तों, तो वो बल निकाला था हमने निर्वात में, और उसका मान था K(Q1 Q2) अपॉन R²। तो ये तो हमने निकाला था निर्वात में, क्या, K(Q1 Q2) अपॉन R²। यहाँ पर दोस्तों हम K का मान रखेंगे 1/4πε0। किसका मान है ये, K का। कहाँ पर, निर्वात में। और निर्वात में भी क्या है, ये आवेशों के मध्य बल में। अब जो माध्यम है दोस्तों, माध्यम में हम रखेंगे मान K का। तो माध्यम में तो पहले तो ये बल होता है, वो होता है K(Q1 Q2) अपॉन R²। तो ये बल क्या होता है, F माध्यम बराबर K(Q1 Q2) अपॉन R²। अब यहाँ पर जो K है दोस्तों, उस K का मान हम रखेंगे क्या, 1/4πε। तो यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज है कि यहाँ पर हमने लिखा है ε0, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया ε। अब ε0 और ε क्या होता है, ये तो होता है दोस्तों निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता दोस्तों, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता।
एप्सिलॉन तो हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। अब जो एप्सिलॉन है वो क्या हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन हो गया यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, तो एप्सिलॉन नोड निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। तो हमने एक परिभाषा देखी कि निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में आवेशों के मध्य बल क्या होता है दोस्तों, वो होता है पेरावैद्युतांक। अब एप निर्वात यानी कि निर्वात में आवेशों के मध्य बल होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर हम k का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। अब एप्सिलॉन नोड क्या होता है दोस्तों, निर्वात की विद्युतशीलता। अब नीचे माध्यम में आवेशों के मध्य बल, तो माध्यम में आवेशों के मध्य बल क्या है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर k का मान क्या है दोस्तों, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये तो हमने बल निकाले निर्वात में और माध्यम में। अब हम देखते हैं कि जो एप्सिलॉन r है यानी कि पेरावैद्युतांक है, उसका इस फॉर्मूले से क्या मान आएगा दोस्तों। तो ये तो परिभाषा तो हो गई कि निर्वात या हवा में आवेशों के मध्य जो बल होता है उसका वह माध्यम में आवेशों के मध्य बल होता है, उनका अनुपात क्या होता है दोस्तों, वो होता है पेरावैद्युतांक। अब देखते हैं इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस प्रकार निकालते हैं। तो ER बराबर हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने बल का मान क्या रखा, जैसे एप निर्वात दोस्तों, एप निर्वात ये तो है निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल। एप माध्यम क्या है, यहाँ पर माध्यम में आवेशों के मध्य बल। अब एप निर्वात का मान अभी हमने क्या निकाला, वो निकाला था एप निर्वात बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर k का मान हमने रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो मान था हमारे पास कौन सा, निर्वात का। अब माध्यम का मान अभी हमने निकाला कौन सा दोस्तों, तो वहां पर एक ही चेंज था, क्या, एप्सिलॉन नोड नहीं था, ओनली एप्सिलॉन था। तो इसका मान था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर k का मान रखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एप निर्वात का मान आ गया, ये आ गया एप माध्यम का। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एप निर्वात का मान हमने क्या रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब नीचे हम रखेंगे किसका मान, एप माध्यम यानी माध्यम में आवेशों के मध्य बल, उसका मान है k 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे पास जो परिभाषा थी वो थी एप निर्वात बटा एप माध्यम। हमने एप निर्वात का मान ये रखा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर k का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और एप माध्यम का मान हमने रखा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर k का मान क्या रखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान क्या आता है दोस्तों। तो ये रख लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दोस्तों ये नीचे वाली वैल्यू ना बटे में वो ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, तो इसको हम लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा नीचे r स्क्वायर बटा q1 q2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें कट रही है, तो जैसे ये q1 q2 से कट गया, r स्क्वायर से कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो बच गया क्या दोस्तों, तो यहाँ पर बच गया एक तो एप्सिलॉन और नीचे बच गया एप्सिलॉन नोड। तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आई ER का मान कितना है दोस्तों, तो ER बराबर आ गया हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो ER बराबर आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। किसका मान आ गया दोस्तों, ये आ गया पेरावैद्युतांक का, क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो पेरावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती कि निर्वात या हवा में जो आवेश होते हैं उन आवेशों के मध्य जो बल होता है उसका, और एप माध्यम यानी कि माध्यम में आवेशों के मध्य बल होता है, उनका अनुपात क्या होता है, पेरावैद्युतांक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन r से। अब हम यहाँ पर एप निर्वात और एप माध्यम का मान रखेंगे कौन कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड अपॉन
इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ माध्यम का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये मान रखेंगे तो हमारे पास जो दोस्तों मान आएगा वो आएगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो दोस्तों ये तो हो गया पैरा वैद्युतांक। ठीक है दोस्तों, इस पैरा वैद्युतांक की कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि ये मात्रक विहीन होता है। अगर ये मात्रक विहीन है तो दोस्तों इसकी कोई विमा भी नहीं होगी, तो ये विमाहीन भी है। तो ये हो गया पैरा वैद्युतांक। तो पैरा वैद्युतांक का हमारे पास जो फाइनली मान है वो क्या है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब दोस्तों ये तो हो गया पैरा वैद्युतांक। अब हम देखते हैं कि जो हमने कल कूलॉम का नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कूलॉम का नियम, उसका सदिश निरूपण क्या होता है दोस्तों। तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो हमारा टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक दोस्तों, हमारा जो अब टॉपिक कौन सा है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो दोस्तों ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ये मूल बिंदु है दोस्तों। अब मूल बिंदु से दो रेखाएं गुजर रही है, यानी कि दो आवेश है। कौन कौन से, ये है Q1, ये है Q2, ये R1 है, ये R2, यानी कि R1 और R2 क्या है दोस्तों, इनके स्थिति सदिश। अब जो ये Q2 है दोस्तों, ये कौन Q2, ये Q2 किस पे बल लगाएगा, Q1 पे, तो ये हो जाएगा F12। एक पे कौन बल लगा रहा है, 2, और नीचे हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा F21। 2 पे कौन बल लगा रहा है, 1। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्राफ की तीन यानी तीनों तलों में ग्राफ है। इसके मूल बिंदु से दो आवेश गुजर रहे हैं, कौन कौन से, Q1 और Q2, जिनकी स्थिति सदिश क्या क्या है, R1 और R2। अब Q1 पर Q2 बल लगाता है कितना, F12, Q2 पर Q1 बल लगाता है कितना, F21। अब देखते हैं कि जैसे हमने माना कि हमारे पास क्या है, माना कि Q1 व Q2 दो स्थिर आवेश हैं। क्या है, Q1 और Q2 क्या है, दो स्थिर आवेश है। क्या है, स्थिर आवेश, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या क्या है, R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज निकल के आती है, जैसे मान लो आपके पास आ जाए कि R21 वेक्टर बराबर क्या होता है। तो दोस्तों R21 वेक्टर का मान यहाँ पर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, R21 वेक्टर का मान होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसी प्रकार R12 वेक्टर का मान हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो दो वैल्यू आ गए हमारे पास, क्या क्या, R2 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर, R12 बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब दोस्तों जब हम इनका मोड लगाते हैं ना, तो इनके अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो इनके अंदर ऋणात्मक मान है, तो इनके मोड लगाते वो मान क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है दोस्तों। जैसे R21 वेक्टर मोड लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर का मोड बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये तो हमारे पास क्या आ गए, स्थिति सदिशों के मान आ गए। अब दोस्तों हम देखेंगे जो कूलॉम का नियम था, वहां पर जो बल का मान था वो देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूं कि अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो Q2 आवेश है वो Q1 पर कितना बल लगाता है, तो वो लगाता है F12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। अब Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल कितना है दोस्तों, वो है F12। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे F12। ठीक है दोस्तों, F12 क्या होता है, तो हमने कल कूलॉम के नियम में पढ़ा था कि F बराबर हमारे पास क्या मान आया था, वो आया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रखेंगे K Q1 Q2 अपॉन, अब दोस्तों R का मान कितना है यहाँ पर, F12, तो R का मान हो जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है, अब R12 वेक्टर का स्क्वायर, अभी हमने इसका मान क्या निकाला दोस्तों, तो इसका मान हमने निकाला K Q1 Q2 अपॉन
r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका मोड है, ठीक है। अब इसको हम जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने ये सदिश वैल्यू रखी, तो यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा क्या, r12 का केप। दोस्तों ये r12 केप बना, ये क्या है, ये है एक इकाई सदिश। क्या है दोस्तों, इकाई सदिश। तो r12 केप क्या है दोस्तों, यहाँ पर इकाई सदिश। अब हम देखते हैं कि ये r12 इकाई सदिश है, इसका मान क्या होता है दोस्तों, तो इसका मान होता है जैसे r12 केप है तो इसका मान हो गया r12 वेक्टर बटा r12 वेक्टर का क्या होता है, मोड। ये किसका मान होता है, r12 केप का। तो अब हम इसका मान कहाँ पर रखेंगे, इस वैल्यू में रखेंगे। तो ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 वेक्टर का मान होता है दोस्तों r12 वेक्टर। तो यहाँ पर हम रखेंगे r12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर इनटू यहाँ पर दोस्तों हम ये वैल्यू रखेंगे कौन सी, r12 वेक्टर बटा r12 वेक्टर का मोड। तो ये हो गया r12 वेक्टर का वेक्टर अपॉन r12 वेक्टर का मोड। अब ये हो गया नीचे 3 घात के, तो ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर का क्यूब, और ये हो गया दोस्तों r12 वेक्टर। तो ये तो हमारे पास आ गया समीकरण 1। कौन सा बल आ गया दोस्तों हमारे पास, Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल कितना होता है, k Q1 Q2 अपॉन r12 वेक्टर का क्यूब इंटू r12 वेक्टर। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया कौन सा मान, Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, जिसको हम नाम देंगे समीकरण 1। अब हम देखते हैं कि जो Q1 आवेश है वो Q2 पर कितना बल लगाता है, तो वो लगाता है F21। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो Q2 आवेश है, Q2 आवेश पर जो Q1 बल लगाता है वो कितना होता है दोस्तों। तो ये तो है हमारा समीकरण 1, कौन सा, F12। अब दोस्तों हम देखते हैं जो Q1 आवेश है, तो हम लिखेंगे Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। तो Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कितना हो गया दोस्तों, तो वो है कितना, F21। तो F21 बराबर हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन, अभी हमने r स्क्वायर रखा था तो r का मान हम रखेंगे r21 वेक्टर का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर हम जब मोड लगाते हैं इसका, r21 का मोड लगाते हैं, तो मोड लगाते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, r21 केप। और अभी मैंने बताया r21 केप का मान कितना होता है, वो होता है r2 वेक्टर, वो r21 वेक्टर अपॉन r21 वेक्टर का मोड। अब r21 केप की जगह हम क्या रखेंगे, r21 वेक्टर अपॉन r21 वेक्टर का मोड। अब ये हो गया k q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू इसका मान हम यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा r21 वेक्टर अपॉन r21 वेक्टर का 1 घात का हो गया दोस्तों। अब ये नीचे क्या हो गया, ये इसका मान हो गया k q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर का क्यूब इंटू r21 वेक्टर। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। तो Q1 आवेश पर Q2 द्वारा बल तो आ गया हमारे पास F12 k Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। और जो दोस्तों Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश द्वारा जो Q2 पर बल है वो आ गया हमारे पास k Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों समीकरणों में जो संबंध है, यानी कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है वो किस प्रकार आएगा। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए, ये मान है हमारा F21 का और ये मान हमारे पास F12 का। अब इन दोनों जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से जो फाइनली वैल्यू निकलेगी दोस्तों वो कौन सी निकलेगी, तो हमारा जो F12 वेक्टर का मान आ गया हमारे पास k Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब, ठीक है दोस्तों। और ये है R12 का वेक्टर, ये तो समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 2 है k Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ये है समीकरण 2। तो एक तो है Q1 आवेश पर बल किसके द्वारा, Q2 द्वारा, एक है Q2 पर बल किसके द्वारा, Q1 द्वारा दोस्तों। तो अब हम देखते हैं इन दोनों समीकरणों में रिलेशन क्या है दोस्तों। तो इस R21 है, ये R12 है, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर,
ठीक है दोस्तों, ये मान यहाँ पर भी रखूंगा मैं, यहाँ पर भी रखूंगा, और R21 वेक्टर है यहाँ पर रखूंगा मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि R21 बराबर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो उससे पहले मैं R1 वेक्टर की जगह रखूंगा दोस्तों 3 और R2 वेक्टर की जगह रखूंगा मैं 5। अब ये मान मैं रखूंगा इन दोनों मानों में, यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों में ये मान रखूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास F12 वेक्टर और F21 वेक्टर में संबंध। तो दोस्तों ये मान हम पहले ऊपर वाले में रखेंगे, तो फर्स्ट में रखने पर हमारे पास आया KQ1 Q2 अपॉन, इसकी जगह मैंने रख दिया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो R1 का मान है 3 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 5। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया KQ1 Q2 अपॉन 3 माइनस 5 माइनस 2, और माइनस 2 के दोस्तों मोड लगा हुआ तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 2 की क्यूब कितने होगी दोस्तों 8 इंटू 3 माइनस 5 हो गया माइनस 2, ये तो हो गया 4। तो इसका मान आ गया KQ1 Q2 अपॉन 4, वो भी किसका दोस्तों माइनस का। अब जो दूसरी वैल्यू है यानी कि सेकंड में हम मान रखेंगे तो वो हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन 5 माइनस 3 का क्यूब इंटू 5 माइनस 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन 5 माइनस 3 2 का क्यूब दोस्तों 8 इंटू 5 माइनस 3 2, ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया KQ1 Q2 अपॉन 4। अब दोस्तों इन दोनों में संबंध क्या है, तो संबंध देखते, चिन्ह का ही फर्क है दोस्तों, इन दोनों मान में और कोई फर्क नहीं है। तो इन दोनों दोस्तों इन दोनों में संबंध कौन सा है, वो आया F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर। अब दोस्तों ये दोनों मान वैसे तो बराबर ही है, लेकिन एक में माइनस का चिन्ह और एक में प्लस का चिन्ह है। तो दोस्तों जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आता है वो ये बोलता है कि जो आवेशों के मध्य जो बल होता है, यानी कि Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल और Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल आपस में दोस्तों परिमाण में तो समान होते हैं, यानी कि इनके मान तो समान है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होती है, वो होती है अलग अलग। तो ये हो गया हमारे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है दोस्तों।